नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। सक्सेस विज्ञान में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए पंचायती राज व्यवस्था का पहला चैप्टर पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास, जिसमें लगभग 300 क्वेश्चन थे, वो ख़त्म हो चुका है। अब ये दूसरा चैप्टर पंचायतों का वर्तमान स्वरूप उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में ये स्टार्ट होगा। ये टोटल 2 पार्ट में आएगा। 260 क्वेश्चन है टोटल, जो 2 पार्ट में आपको मिलेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पे आने से पहले एक बार आप ये देख सकते हैं, पंचायतों में निर्वाचन एवं आरक्षण जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो यहाँ देख लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन हम लोग करेंगे। देख सकते हैं, पंचायती व्यवस्था में 3 स्तर हैं। कौन कौन से? ग्राम पंचायत, पंचायती समिति, खंड समिति और जिला परिषद। ये 3 स्तर हैं पंचायती राज व्यवस्था में। पंचायतों के पद प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा भरे जाएंगे। जो अगला पॉइंट है, ग्राम पंचायत का चुनाव जो होता है प्रत्यक्ष विधि के द्वारा होता है। मध्यवर्ती स्तर पर अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष होता है, जो संबंधित राज्य सरकार द्वारा लागू किया जाता है। राज्य सरकार जो चाहे वो प्रत्यक्ष चाहे कराए मध्यवर्ती स्तर पर, या फिर अप्रत्यक्ष। तीसरा पॉइंट है, ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए विशेष आरक्षण का प्रावधान है। अगला पॉइंट है, ग्राम पंचायतों में कुल पद का 1/3 भाग महिलाओं के लिए आरक्षित है। इधर देख सकते हैं आप, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। 73वां संविधान संशोधन जो है 25 अप्रैल 1993 से लागू है। लास्ट पॉइंट है इसमें, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की जो संख्या होगी, उसमें भी 1/3 पद उन जातियों के महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। यानी अनुसूचित जातियों के लिए भी जो स्थान आरक्षित हैं, उसमें भी 1/3 जो हैं महिलाएं होनी चाहिए। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, संयुक्त प्रांत पंचायत अधिनियम 1947 विधानसभा द्वारा कब पारित किया गया? तो 5 जून 1947 को संयुक्त प्रांत पंचायत अधिनियम 1947 पारित किया गया। डिटेल में देख लेते हैं। इसमें यही दिया गया है, संयुक्त प्रांत पंचायत अधिनियम 1947 उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा 5 जून 1947 को पारित किया गया। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 कब लागू हुआ? तो लागू हुआ था 27 दिसंबर 1947 को। उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा 5 जून को, उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा 16 सितंबर को संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 पारित किया गया है। यानी विधानसभा द्वारा 5 जून को, जबकि विधान परिषद द्वारा 16 सितंबर को पारित किया गया, और 7 दिसंबर 1947 को गवर्नर ने स्वीकृति प्रदान की, गवर्नर जनरल ने, और 27 दिसंबर 1947 को यह पूरी तरह लागू हो गया। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में पंचायतों की स्थापना कब हुई? तो 15 अगस्त 1949 को उत्तर प्रदेश में पंचायतों की स्थापना हुई। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में पंचायतों के विकास के प्रथम चरण की समयावधि क्या है? तो 1947 से लेकर 1952 जो है उत्तर प्रदेश में पंचायतों के विकास का प्रथम चरण माना जाता है। नेक्स्ट है, 15 अगस्त 1949 से उत्तर प्रदेश में कुल कितनी पंचायतों ने कार्य करना आरंभ किया? तो कुल 35,000 पंचायतों ने कार्य करना आरंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 संबंधित है, तो किससे संबंधित है? राज्य निर्वाचन आयोग से। संविधान का अनुच्छेद 243 पंचायतों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान करता है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती विकास का द्वितीय चरण कब शुरू होता है? तो द्वितीय चरण कब शुरू होता है? 1953 से 54 से शुरू होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं आप, द्वितीय चरण जो है 1953-54 से 1959-60 तक चला था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में गांव सभा व गांव समाज के क्षेत्राधिकार का सम्मेलन कब किया गया? तो 1955 में। पंचायतों के विकास के द्वितीय चरण के दौरान 1955 में पंचायतों का दूसरा आम चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें गांव सभा व गांव समाज के क्षेत्राधिकार को एक कर दिया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंचायत अदालतों का नाम परिवर्तित कर न्याय पंचायत किस वर्ष किया गया? तो 1955 में किया गया। नेक्स्ट है,
पंचायतों के अंतर्गत गांव को आत्मनिर्भर तथा संपन्न बनाने के उद्देश्य से ग्राम पंचायत क्षेत्रों में कृषि उत्पादन तथा कल्याण उप समितियों का गठन किस वर्ष किया गया? तो 1960-61 में किया गया। देख सकते हैं आप, गांव को आत्मनिर्भर तथा संपन्न बनाने के लिए ग्राम पंचायत क्षेत्रों में कृषि उत्पादन तथा कल्याण उप समितियों का गठन जो है 1960-61 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पंचायतों का तृतीय आम निर्वाचन कब से कब तक संपन्न हुआ? तो तृतीय आम निर्वाचन कब संपन्न हुआ था? 10 फरवरी 1961 से लेके 7 फरवरी 1962 तक, लगभग एक साल चुनाव चला था। देख सकते हैं 10 फरवरी 1961 से 7 फरवरी 1962 के मध्य पंचायतों का तृतीय सामान्य निर्वाचन संपन्न हुआ। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 किस समिति की सिफारिश पर क्रियान्वित किया गया? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर सत्ता के विकेंद्रीकरण के सिद्धांतों के अनुरूप उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 क्रियान्वित किया गया। बलवंत राय मेहता समिति गठित कब की गई थी? तो 1957 में, और इन्होंने रिपोर्ट अपनी 58 में सौंपी थी। नेक्स्ट है, तृतीय आम चुनाव के बाद प्रदेश में पंचायतों की संख्या कितनी थी? तीसरे आम चुनाव के बाद कितनी संख्या हो गई थी पंचायतों की? तो ये 72,000 हो गई थी। देख सकते हैं, तृतीय आम चुनाव के बाद पंचायतों की संख्या 72,233 तथा न्याय पंचायतों की संख्या 8,594 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर में पंचायतों के चौथे आम चुनाव संपन्न कराए गए। ये उत्तर प्रदेश होगा। उत्तर प्रदेश में चौथे आम चुनाव जो कराए गए 1972-73 में। नेक्स्ट है, चौथे आम चुनाव के बाद प्रदेश में गांव पंचायतों एवं न्याय पंचायतों की संख्या कितनी थी? तो गांव पंचायतों यानी ग्राम पंचायतों की संख्या 72,824 और न्याय पंचायतों की संख्या 8,792 थी। नेक्स्ट है, गांव पंचायतों का 5वां सामान्य निर्वाचन कब कराया गया था? 5वां निर्वाचन कब हुआ? तो ये मार्च 1982 से लेके जुलाई 1982 तक संपन्न हुआ। अगला क्वेश्चन है, पंचायतों के किस आम चुनाव में मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? ये 5वें पंचायत चुनाव में की गई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेगा कि पंचायत चुनाव के कौन से चुनाव में मतदाताओं की आयु जो है 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष की गई थी? तो ये 5वें पंचायत चुनाव में की गई थी। देख सकते हैं, पंचायतों के 5वें आम चुनाव जो कि मार्च 1982 से जुलाई 1982 में हुआ था, यहाँ पे मतदाताओं की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। नेक्स्ट है, पंचायतों के विकास का 5वां चरण कब से कब तक था? तो कब से कब तक पूछा गया है इसमें? तो 1983-84 से 1992-93 तक था ये। पंचायतों का 6वां सामान्य निर्वाचन किस वर्ष आयोजित किया गया? तो 1988 में आयोजित किया गया ग्राम पंचायत का 6वां सामान्य निर्वाचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज अधिनियम में संशोधन कर गांव पंचायतों में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण की व्यवस्था किस वर्ष की गई थी? तो 1988 में ग्राम पंचायत अधिनियम में संशोधन कर महिलाओं के लिए 30% का आरक्षण दिया गया था। नेक्स्ट है, पंचायतों में प्रत्येक गांव पंचायत में कम से कम एक अनुसूचित जाति की महिला को प्रतिनिधित्व किस वर्ष प्रदान किया गया? तो वर्ष था 1988। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जे की प्राप्ति ग्राम पंचायतों के विकास के किस चरण में हुई? तो ये 6वां चरण था। ग्राम पंचायतों के विकास के 6वें चरण में 24 अप्रैल 1993 को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो 1952 में हुई थी, 2 अक्टूबर 1952। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत स्वतंत्रता के बाद अक्टूबर 1952 में हुई थी। यह पहला प्रमुख विकास कार्यक्रम था। नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण के लिए किस वर्ष नोडल एजेंसी के रूप में पंचायती राज मंत्रालय बनाया गया? तो वर्ष था 2004। डिटेल देखते हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज को एक संस्था के तौर पर गांव, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर शासन के तृतीय पायदान के रूप में स्थापित किया गया। पंचायती राज मंत्रालय का गठन वर्ष 2004 में किया गया था। तो पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब किया गया? 2004 में। नेक्स्ट है,
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा संचालित होता है? तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम संचालित होता है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित एक कल्याणकारी कार्यक्रम है। इसे शहरी क्षेत्रों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी लागू किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों की कुल कितनी संख्या है? तो प्रेजेंट में बात करें तो लगभग 57,705 संख्या है उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों की। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत में कितने सदस्य होते हैं? तो 7 से लेकर 17 तक सदस्य हो सकते हैं। ग्राम पंचायत में सदस्यों की संख्या 7 से 17 तक होती है। कभी कभी समूह बड़े होते हैं, लेकिन कभी भी 7 से कम सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, 7 से कम सदस्य नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत के कार्य व मत का उल्लेख पंचायती राज अधिनियम की किस धारा में हुआ है? तो किस धारा में हुआ है? धारा 15 व 16 में ग्राम पंचायत के कार्य व मत का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है, किस धारा में उल्लेखित है कि ग्राम पंचायत अपने क्षेत्र के बाहर के संगठनों को चंदा देती है? तो धारा 16A में दिया गया है कि बाहरी संगठनों को चंदा देने की शक्ति ग्राम पंचायत को प्राप्त है। यानी धारा 16A के तहत ग्राम पंचायत जो है पंचायत क्षेत्र के बाहर भी संगठनों को चंदा दे सकती है। नेक्स्ट है, आज़ादी के पश्चात किसने पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की बात की थी? तो ये थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने आज़ादी के पश्चात जिस स्वर्णिम भारत की कल्पना की थी उनमें से एक था पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना। गांधी जी चाहते थे कि स्थानीय निकाय इतने सशक्त हो जाएं कि ग्राम स्तर पर ही सारी समस्याओं का निदान किया जा सके। नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत पंचायतों को सशक्त बनाने का अधिकार किसके द्वारा प्रदत्त है? तो किसके द्वारा? संविधान द्वारा। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना कब हुई थी? तो 1959 में सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। उसके पश्चात आंध्र प्रदेश में ये लागू किया गया था। जबकि अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे कि पूरे प्रदेश में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला राज्य कौन था, तो आंध्र प्रदेश जो था सबसे पहले पूरे प्रदेश में लागू करने वाला पहला राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे मिलान करना है। तो बलवंत राय मेहता समिति जो है सबसे पहले समिति आई थी 1957 में, अशोक मेहता 1977, GBK राव समिति जो है 1985 में गठित की गई थी, जबकि LM सिंघवी समिति 1986। तो ये हो जाएगा A का दूसरा, B का पहला, C का चौथा और D का तीसरा। देख सकते हैं यहाँ पे वही दिया गया है, B ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता 1977, GBK राव 1985, जबकि LM सिंघवी 1986। नेक्स्ट है, पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया? तो कब पारित किया गया था? तो 2 सितंबर 1959 को पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया। नेक्स्ट है, बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है? तो ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इसने त्रिस्तरीय व्यवस्था की सिफारिश की थी। देख सकते हैं, बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। यह समिति पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु गठित की गई थी। पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु गठित समितियाँ कौन सी हैं? GBK राव समिति, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, उपयुक्त सभी। तो ये तीनों समितियाँ जो हैं पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित हैं। बलवंत राय मेहता 1957, अशोक मेहता 1977, जबकि GBK राव समिति जो है 1985। पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 243 हो जाएगा, 243। नेक्स्ट है, पंचायतों के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन किस अनुसूची में किया गया है? तो कौन सी अनुसूची है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 11वीं अनुसूची, जो कि 11वीं अनुसूची जो है 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई थी संविधान में। नेक्स्ट है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत किस प्रकार का उपबंध किए गए हैं? तो ये आदेशात्मक एवं स्वविवेकी दोनों। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायतों के संबंध में आदेशात्मक व स्वविवेकी दोनों प्रकार के उपबंध किए गए हैं। नेक्स्ट है, पंचायत में सभी स्तरों पर संबंधित प्रादेशिक चुनाव क्षेत्र के किस तरह से चुने जाने लोग शामिल हैं? तो पूछा गया है पंचायतों में सभी स्तरों पर संबंधित प्रादेशिक चुनाव क्षेत्र से किस तरह से चुने हुए लोग शामिल होंगे? तो प्रत्यक्ष मतदान द्वारा। प्रत्यक्ष मतदान होता है, उसके बाद
जो चुने जाते हैं वे शामिल होते हैं। देख सकते हैं पंचायतों में सभी स्तरों पर संबंधित प्रादेशिक चुनाव क्षेत्र से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए लोग शामिल होते हैं। नेक्स्ट है पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष नियत किया जाना किस तरह का उपबंध है? तो ये आदेशात्मक है, यानी ये लागू ही होगा। 5 वर्ष से ज़्यादा जो है कार्यकाल नहीं हो सकता पंचायतों का, ये आदेशात्मक उपबंध है। नेक्स्ट है 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों में मध्यवर्ती स्तर की पंचायत का गठन वर्णित है। तो केवल आदेशात्मक उपबंध में, ये आदेशात्मक है। अगर 20 लाख से कम है तो वहाँ पर मध्यवर्ती स्तर जो है गठित नहीं किया जाएगा, अगर ज़्यादा है तो गठित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है डिटेल देख लेते हैं। 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों में मध्यवर्ती स्तर की पंचायत का गठन किया जाना एक आदेशात्मक उपबंध है। नेक्स्ट है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से कौन आदेशात्मक उपबंध का भाग नहीं है? तो पंचायत के सभी सदस्यों को पंचायत की बैठक में मतदान का अधिकार, ये आदेशात्मक है। ग्राम सभा की स्थापना, ये भी आदेशात्मक है। पंचायतों का नियत कार्यकाल, ये भी आदेशात्मक है। जबकि ग्राम सभा की शक्तियाँ एवं कार्य जो है आदेशात्मक नहीं बल्कि स्वविवेकी है। देख सकते हैं आप, पंचायत राज सूची का विषय है, इसलिए ग्राम सभा की शक्तियाँ एवं कार्य राज्यों के स्वविवेक पर निर्भर हैं, इसलिए यह एक स्वविवेकी प्रावधान है। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान राज्य के विवेक पर आधारित है? तो ग्राम पंचायत अध्यक्ष के चुनाव का माध्यम, राज्य वित्त आयोग का गठन, आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय संबंधी योजनाएं, ये सभी जो हैं राज्य के विवेक पर आधारित हैं, यानी स्वविवेकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के स्वशासन स्वरूप का वर्णन करता है? तो 243(6) जो है ये यहाँ पे दिया गया है, ये क्या करता है? पंचायतों के शासन स्वरूप का वर्णन करता है। नेक्स्ट है पंचायतों को विकास एजेंसी के बदले राजनीतिक संस्था बनाने का सिफारिश किस समिति ने की थी? तो पंचायतों को जो है विकास एजेंसी के बदले राजनैतिक संस्था बनाने की सिफारिश किसने की थी? तो अशोक मेहता समिति ने की थी। नेक्स्ट है मध्यवर्ती एवं जिला स्तरों पर संसद सदस्य, विधानसभा सदस्य एवं विधान परिषद के सदस्य की सदस्यता संबंधी प्रावधान है, तो ये विवेकाधीन है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के स्वविवेकी प्रावधानों के तहत संसद, विधानसभा एवं विधान परिषद के सदस्यों को मध्यवर्ती एवं जिला स्तर के पंचायतों की सदस्यता दिया जा सकता है। नेक्स्ट है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत राज्यों के विवेकाधीन शक्तियों में शामिल नहीं है, तो ग्राम पंचायतों के अध्यक्ष के चुनाव का माध्यम शामिल है। पिछड़े वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण ये भी शामिल है। सामाजिक न्याय संबंधी योजनाएं भी शामिल है, जबकि राज्य चुनाव आयोग का गठन ये शामिल नहीं है। पंचायतों के चुनाव करवाने, निर्वाचन नामावली तैयार करने का पर्यवेक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण के लिए राज्य चुनाव आयोग का गठन पंचायत अधिनियम का आदेशात्मक प्रावधान है। ठीक है, ग्राम सभा के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन पहचानिए। तो असत्य कथन क्या है? ग्राम सभा के शक्तियों एवं कृत्यों का उल्लेख 243(ख) में किया गया है, ये गलत हो जाएगा। दूसरा है ग्राम सभा को अनुच्छेद 243 में परिभाषित किया गया है, बिल्कुल सही है। ग्राम सभा ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बनती है, ये भी सही है। ग्राम सभा सबसे निचले स्तर पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रदान करती है, ये करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप डिटेल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 का के अनुसार ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन कर सकेगी जो किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा उपबंधित किए जा सकते हैं। तो शक्तियाँ जो हैं तो 243(क) में दी गई हैं, ना कि 243(ख) में। नेक्स्ट है पंचायतों की शक्तियों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायतों की संरचना से संबंधित प्रावधान संबंधित किस अनुच्छेद में वर्णित है? संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये 243(ग) में वर्णित है। देख सकते हैं पंचायतों की संरचना से संबंधित विधि बनाने का प्रावधान अनुच्छेद 243(ग) में दिया गया है। राज्य का विधानमंडल पंचायतों की संरचना की बाबत
उपबंध कर सकेगा। नेक्स्ट है, पंचायतों के सभी स्थान पंचायत क्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने व्यक्तियों से भरे जाएंगे। यह प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 243 ग 2। संविधान के अनुच्छेद 243 ग 2 यानी कि 243 सी 2 के अनुसार किसी पंचायत के सभी स्थान पंचायत क्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए व्यक्तियों से भरे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का और राज्य की विधान परिषद के सदस्यों का पंचायत समिति एवं जिला पंचायत में प्रतिनिधित्व के लिए उपबंध की व्याख्या किस अनुच्छेद में की गई है? तो ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 243 ग 3 घ यानी 243 सी 3 डी। संविधान के अनुच्छेद 243 ग 3 घ के अनुसार विधानमंडल राज्यसभा एवं राज्य विधान परिषद के सदस्यों को मध्यवर्ती स्तर की पंचायत और जिला स्तर की पंचायत में प्रतिनिधित्व से संबंधित उपबंध कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 ग 4 संबंधित है, तो किससे संबंधित है? पंचायतों के अध्यक्ष व सदस्यों का पंचायतों के अधिवेशनों में मत देने का अधिकार से संबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 243 ग 4 में पंचायत के अध्यक्ष व सदस्यों का पंचायतों के अधिवेशनों में मत देने का अधिकार वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम स्तर पर पंचायतों के निर्वाचन की रीति का निर्धारण कौन करता है? तो रीति का निर्धारण यानी किस प्रकार होगा चुनाव, तो ये विधानमंडल करता है। ग्राम स्तर पर पंचायतों के निर्वाचन की रीति का निर्धारण जो है राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, मध्यवर्ती स्तर या जिला स्तर पर किसी पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो अध्यक्ष जो होता है वो निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है अपने में से। नेक्स्ट है, मध्यवर्ती स्तर या जिला स्तर के किसी पंचायत के निर्वाचन संबंधी प्रावधान वर्णित है, तो किस अनुच्छेद में दिया गया है? 243 ग 5 ख यानी 243 सी 5 बी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ग 5 ख में यह प्रावधान है कि मध्यवर्ती स्तर या जिला स्तर पर किसी पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन उसके निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से किया जाता है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रादेशिक क्षेत्र की जनसंख्या का ऐसी निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त राज्य में समान रहेगा? तो किस अनुच्छेद में है? 243 ग 1 में है। संविधान के अनुच्छेद 243 ग 1 के अनुसार किसी भी स्तर पर पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र की जनसंख्या का अनुपात जो है निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की संख्या से समस्त राज्यों में एक ही रहेगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम स्तर के पंचायतों के अध्यक्षों का मध्यवर्ती स्तर तथा जिला स्तर पर पंचायतों के में प्रतिनिधित्व का प्रावधान करता है? तो यह है अनुच्छेद 243 ग 3 का। अनुच्छेद 243 ग 3 का के तहत विधानमंडल विधि ग्राम स्तर पर पंचायतों के अध्यक्षों का मध्यवर्ती स्तर जिला पंचायतों के प्रतिनिधित्व का प्रावधान कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम स्तर के पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है, तो कैसे किया जाता है? प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा, ग्राम सभा में पंजीकृत नागरिकों द्वारा। ठीक है, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन जो होता है ग्राम सभा में पंजीकृत नागरिकों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। असत्य को पहचानना है, पंचायत क्षेत्र से अभिप्राय प्रादेशिक क्षेत्र से है, सही है। ग्राम का निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाता है, करेक्ट है। जनसंख्या से तात्पर्य पूर्ववर्ती जनगणना से है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, पंचायतों का कार्यकाल चुनाव की तिथि से 5 वर्ष होता है, ये गलत है, पहली बैठक से 5 वर्ष तक होता है, ये सही होगा। देख सकते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 यानी 243 ई के अनुसार प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक होगी, यानी पहली बैठक जो होती है उससे 5 वर्ष तक उसका कार्यकाल होता है। नेक्स्ट है, पंचायत की सदस्यता के लिए निरर्हताएँ किस अनुच्छेद में दी गई हैं? निरर्हताएँ यानी कि निरर्हताएँ जो हैं 243 चा में दी गई हैं, 243 चा यानी कि 243 एफ।
नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति के पंचायत का सदस्य चुने जाने के लिए, सदस्य होने के लिए निरर्हता संबंधी विवाद का अभिनिश्चय कौन कर सकता है? तो विधानमंडल द्वारा नियुक्त प्राधिकारी करेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(2) के अनुसार किसी व्यक्ति के पंचायत सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरर्हता संबंधी विवाद का विनिश्चय जो है विधानमंडल द्वारा नियुक्त प्राधिकारी द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णन है कि कोई व्यक्ति 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर लिया है तो वह पंचायत के निर्वाचन में भाग ले सकता है? तो किस अनुच्छेद में दिया गया है? 243(1) का। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 243(4) पंचायत सदस्य होने के निरर्हताओं से संबंधित है। अनुच्छेद 243(1) का में कहा गया है कि कोई व्यक्ति इस अधिकार आधार पर निरर्थित नहीं होगा कि उसकी आयु 25 वर्ष से कम है। यदि उसने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर लिया है तो वो चुनाव लड़ सकता है। यानी पंचायतों में चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम आयु जो होनी चाहिए, मिनिमम एज 21 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट है, पंचायत के मध्यवर्ती स्तर का निर्धारण किया जाता है तो राज्यपाल जो है निर्धारण करता है। अनुच्छेद 243 में परिभाषाएं दी गई हैं जिनके अनुसार मध्यवर्ती स्तर से ग्राम और जिला स्तरों के बीच का ऐसा स्तर अभिप्रेत है जिसे किसी राज्य का राज्यपाल इस भाग में के प्रायोजन के लिए अधिसूचना द्वारा मध्यवर्ती स्तर घोषित करे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायत को परिभाषित किया गया है? परिभाषा किस में दी गई है? तो अनुच्छेद 243 में जो है पंचायत की परिभाषा दी गई है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 परिभाषाओं से संबंधित है जिसके अनुसार पंचायत से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 243 ख के अधीन गठित स्वायत्त शासन की कोई संस्था अभिप्रेत है। निम्नलिखित में से असत्य कथन पहचानिए। असत्य कथन को देखना है। प्रत्येक पंचायत अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक बनी रहेगी, करेक्ट है। पंचायत अपनी अवधि से पूर्व भी विघटित हो सकती है, ये भी करेक्ट है। अगला क्या है? पंचायत के विघटन की तारीख से 6 माह की अवधि पूर्व पंचायत का चुनाव कराया जाना चाहिए, ये भी करेक्ट है। जबकि लास्ट पॉइंट देखते हैं, विघटित पंचायत की शेष अवधि 1 वर्ष से कम है तो कोई निर्वाचन करवाना आवश्यक नहीं है, ये गलत है। शेष वर्ष अगर 6 माह से कम है तो कोई चुनाव करवाना अनिवार्य नहीं होता है। डिटेल देख लेते हैं। भारतीय संविधान की अनुच्छेद 243 संज्ञा पंचायतों की अवधि का वर्णन करता है। यदि पंचायत का विघटन हो जाता है तो शेष अवधि यदि 6 माह से कम है तो निर्वाचन कराना आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट है, किसी पंचायत की अवधि की समाप्ति से पूर्व पंचायत के विघटन पर गठित पंचायत की अवधि कितनी होती है? तो जो शेष अवधि बची रहेगी वो उतनी ही होगी। किसी पंचायत की अवधि की समाप्ति के पूर्व उस पंचायत के विघटन पर गठित कोई पंचायत उस अवधि के केवल शेष भाग तक कार्य करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों में असत्य पहचानिए। तो असत्य देखते हैं। ग्राम स्तर पर किसी पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव पंचायत सदस्यों द्वारा अपने में से किया जाता है, ये गलत है। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से होता है। दूसरा है, ग्राम स्तर पर किसी पंचायत के अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी रीति विधानमंडल द्वारा निश्चित की जाती है, करेक्ट है। मध्यवर्ती स्तर पर अध्यक्ष का चुनाव सदस्यों द्वारा अपने में से किया जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जो है बीडीसी लोग करते हैं अपने में से। चौथा ऑप्शन है, जिला स्तर पर पंचायत अध्यक्ष का निर्वाचन सदस्यों द्वारा अपने में से किया जाता है, तो ये भी करेक्ट है क्योंकि जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जिला पंचायत सदस्य लोग करते हैं। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा इसमें से। देख सकते हैं, ग्राम स्तर पर किसी पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन जो है जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, ना कि सदस्यों द्वारा। नेक्स्ट है, पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियों का निर्धारण कौन कर सकता है? तो ये राज्य विधानमंडल करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(j) के तहत किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों को कर अधिरोपित करने व वसूलने के अधिकार का नियमन कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की संचित निधि से पंचायतों के लिए सहायता दिए जाने का उपबंध है? तो यह है 243(j) ग में। अनुच्छेद 243(j) ग के तहत विधानमंडल विधि द्वारा राज्य की संचित निधि में से पंचायतों के लिए ऐसे सहायता अनुदान देने के लिए उपबंध कर सकेगा। नेक्स्ट है, पंचायतों के लिए निधियों के गठन का उपबंध किया जा सकता है
किसके द्वारा? तो राज्य विधानमंडल द्वारा जो है पंचायत के लिए निधियों का गठन किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 243 घ के तहत राज्य विधानमंडल द्वारा पंचायतों के लिए निधियों के गठन का उपबंध किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल द्वारा पंचायतों को कर अधिरोपित करने और संग्रहित करने की शक्ति प्रदान की गई है। इनमें से कौन सा कर पंचायत के क्षेत्राधिकार में नहीं है? तो भूमि कर जो है पंचायत के क्षेत्राधिकार में माना जाएगा। प्रकाश कर भी हो गया। निजी शौचालयों पर कर, जबकि मद्यपान पर कर जो है पंचायत के अधीन नहीं आता है। देख सकते हैं संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत पंचायतों द्वारा भूमि कर, प्रकाश कर, निजी शौचालयों पर कर, ग्रामीण क्षेत्र में वृत्ति या व्यापार पर कर इत्यादि लगाए व संग्रहित किए जा सकते हैं। मद्यपान पर कर इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, पंचायत चुनाव में मतदाता सूची की एक प्रति की प्राप्ति का शुल्क कितना देना होता है? तो ये निदेशक द्वारा निर्धारित कीमत पर। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत कानून एवं इससे संबंधित नियमों के तहत ग्राम पंचायत प्रतिवर्ष पूर्व वित्तीय वर्ष के अपने कार्य की प्रगति की रिपोर्ट कब तक जमा करना निर्धारित है? तो 15 अप्रैल तक। ग्राम पंचायतों का यह दायित्व है कि वह पूर्व वित्तीय वर्ष के अपने कार्य की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट जो है 15 अप्रैल से पहले जो है निर्धारित अधिकारी के पास जमा कर दें। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायतों के संबंध में असत्य बताना है कि कौन सा कथन जो है फॉल्स है। तो पंचायतें संवैधानिक होती हैं, बिल्कुल सही है। 73वां संविधान संशोधन के तहत इनको ये दर्जा दिया गया है। 73वें संविधान द्वारा इन्हें संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, बिल्कुल सही है। पंचायतें सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत नहीं आती हैं, ये गलत है। चौथा ऑप्शन है, पंचायतों को अनुदान केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है, तो ये भी सही है। तो इसमें फॉल्स पूछा है, इनकरेक्ट, तो सी वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश पंचायती राज कानून के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के केवल निर्वाचित सदस्यों का ही अभिलेखों तक पहुंच का अधिकार है। हालांकि इस सूचना के अधिकार अधिनियम का प्रयोग करके ग्राम सभा का कोई सदस्य या देश का कोई भी नागरिक पंचायत से संबंधित सूचना प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत की एक माह में कम से कम कितनी बैठक अवश्य आयोजित की जानी चाहिए? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कम से कम एक बैठक जो है आयोजित की जानी चाहिए। ग्राम पंचायत की एक माह में कम से कम एक बैठक अवश्य होनी चाहिए। इसकी सूचना प्रत्येक सदस्य को दी जानी चाहिए। नेक्स्ट है, प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा अपने कार्यों के क्रियान्वयन के लिए गठित समितियों में कौन समिति शामिल नहीं है? तो ये नियोजन एवं विकास समिति ये शामिल है। स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति ये भी शामिल है। जल प्रबंधन समिति ये भी शामिल है। परिवहन समिति इसमें शामिल नहीं है। देख सकते हैं आप, प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा अपने कार्यों के क्रियान्वयन के लिए निम्न समितियां गठित की जाती हैं। नियोजन एवं विकास समिति, दूसरा निर्माण कार्य समिति, तीसरा शिक्षा समिति, चौथा स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, पांचवा प्रशासनिक समिति, जबकि छठवीं है जल प्रबंधन समिति। टोटल 6 समितियां गठित की जाती हैं। इसमें निम्न में कौन सुमेलित है? तो कौन सुमेलित है करेक्ट आपको बताना है। गांव की जनसंख्या, पंचायत सदस्यों की संख्या, 1000 की जनसंख्या तक 7। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 1000 से 2000 की जनसंख्या पर 11। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं। तो 1000 की जनसंख्या तक कितने सदस्यों की संख्या होनी चाहिए? 9 तक। 1000 से 2000 की बीच जनसंख्या है तो 11 सदस्य होंगे। 2000 से 3000 की जनसंख्या पर 13, जबकि 3000 से अगर अधिक है तो 15 सदस्य होंगे। ग्राम पंचायत की भूमि प्रबंधन समिति के कार्यों में शामिल है, तो क्या शामिल है? ग्राम पंचायत की भूमि प्रबंधक समिति में क्या शामिल है? तो भूमि का बंदोबस्त तथा प्रबंध, बिल्कुल करेक्ट। वन तथा वृक्षों का परिरक्षण, ये भी सही है। हाटों, बाजारों और मेलों का प्रबंध, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। भूमि प्रबंधक समिति ग्राम सभा की एक महत्वपूर्ण समिति है। इसके कार्यों में भूमि का बंदोबस्त तथा प्रबंध, वन तथा वृक्षों का परिरक्षण, जलाशयों और तालाबों का अनुरक्षण तथा विकास, जोत चकबंदी में सहायता इत्यादि शामिल हैं। प्रत्येक न्याय पंचायत में न्याय पंचायत सदस्यों की संख्या कम से कम और अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? तो कम से कम 10 होगी और ज़्यादा से ज़्यादा 15 होगी। ऑप्शन ए करेक्ट है। देख सकते हैं, प्रत्येक न्याय पंचायत में न्याय पंचायत सदस्यों की संख्या
कम से कम 10 व अधिकतम 15 हो सकती है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में सहकारी और पंचायत संस्थाओं की लेखा परीक्षा का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो लेखा परीक्षा का कार्य जो है मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश के द्वारा किया जाता है। उत्तर प्रदेश में सहकारी और पंचायत संस्थाओं की लेखा परीक्षा का कार्य जो है मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें उत्तर प्रदेश द्वारा संपादित किया जाता है। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायतों के सहयोग से संचालित योजनाओं में कौन सी योजना शामिल नहीं है? तो मध्याह्न भोजन योजना जो है ग्राम पंचायत के सहयोग से संचालित की जाती है। दूसरा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये भी सही है। मनरेगा, ये भी सही है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है ग्राम पंचायतों के सहयोग से संचालित योजनाओं में शामिल नहीं है। देख सकते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित अन्य वाणिज्यिक बैंकों के सहयोग से संचालित की जाती है। अन्य सभी योजनाएं जो हैं ग्राम पंचायत के सहयोग से संचालित होती हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायत में स्थानों का आरक्षण प्रदान किया गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 243 घ में जो है स्थानों का आरक्षण किया गया है संविधान में। देख सकते हैं, भारत संविधान के अनुच्छेद 243 घ यानी 243 डी में पंचायत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। 243 घ या 243 डी में जो है आरक्षण दिया गया है। नेक्स्ट है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पंचायतों में आरक्षण किस अनुपात में प्रदत्त किया गया है? तो अनुसूचित जातियों और जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या के अनुपात में जो है आरक्षण प्रदान किया गया है। देख सकते हैं, अनुच्छेद 243 घ यानी 243 डी के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का अनुपात जो है उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित का अनुपात उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या से होता है। नेक्स्ट है, पंचायतों में अनुसूचित जाति व जनजाति की स्त्री के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त है? तो ये भी 243 घ 2 के तहत यानी 243 डी 2 के तहत। संविधान के अनुच्छेद 243 घ 2 के अनुसार इस वर्ग के लिए आरक्षित स्थानों की कुल संख्या से कम 1/3 जो है स्थान यथास्थिति अनुसूचित जातियों या जनजातियों की स्त्री के लिए आरक्षित होगा। नेक्स्ट है, प्रत्येक पंचायत में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो 243 घ 3 में 243 डी 3 में महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों में अन्य पिछड़े वर्ग के लिए दिया जाने वाला आरक्षण राज्य के किस उपबंध के तहत आता है? ये स्वविवेकी उपबंध के तहत आता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की सुविधा दिया गया है? तो अनुच्छेद 243 घ 6 के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया गया है। देख सकते हैं, अनुच्छेद 243 घ 6 यानी 243 डी 6 किसी राज्य विधानमंडल को अन्य पिछड़े वर्ग यानी कि ओबीसी नागरिकों को पंचायत में आरक्षण देने का अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत के अध्यक्ष पद हेतु आरक्षण संबंधी विधि बनाए जाने का प्राधिकार है? तो किसको है? राज्य विधानमंडल को है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 घ 4 के अनुसार ग्राम या किसी अन्य स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों के पद हेतु अनुसूचित जातियों, जनजातियों और स्त्रियों के लिए पंचायत में आरक्षण के संबंध में राज्य विधानमंडल विधि बना सकती है। अगला है, पंचायत के तीनों स्तरों पर अध्यक्ष पद के लिए स्त्रियों हेतु कितने प्रतिशत पद आरक्षित किए जाते हैं? तो 1/3 पद आरक्षित किए जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 243 घ 4 के अंतर्गत पंचायत अध्यक्षों के 1/3 पद स्त्रियों के लिए आरक्षित होंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। आपको असत्य कथन पहचानना है। तो पंचायत में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षित पदों का अनुपात उस पंचायत क्षेत्र में उनकी जनसंख्या के अनुपात में होता है। करेक्ट है। अनुसूचित जातियों व जनजातियों की स्त्रियों के लिए 1/3 स्थान आरक्षित है, ये भी करेक्ट है। पंचायतों में अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए आरक्षण प्रदान किया जाना राज्य विधानमंडल के लिए बाध्यता है, ये इनकरेक्ट है, तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
क्योंकि चौथा ऑप्शन देखते हैं तो पंचायत के अध्यक्षों के लिए पद स्त्रियों के लिए 1/3 आरक्षित होंगे, तो पंचायतों के अध्यक्षों के पद स्त्रियों के लिए 1/3 आरक्षित होंगे, ये भी करेक्ट है। तीसरा ऑप्शन जो दिया गया है कि पंचायतों में अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण प्रदान किया जाना राज्य विधानमंडल के लिए बाध्यता है, तो इनकरेक्ट है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। राज्य विधानमंडल के लिए ओबीसी को आरक्षण देना बाध्यता नहीं है बल्कि स्वाविवेकी है। देख सकते हैं संविधान के अनुच्छेद 243(6) के तहत राज्य विधानमंडल पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के लिए आरक्षण प्रदान करने के लिए विधि बना सकती है। यह विधानमंडल की विवेकाधीन शक्ति है, राज्य विधानमंडल की बाध्यता नहीं है। नेक्स्ट है पंचायत में महिला आरक्षण की सीमा अधिकतम कितनी हो सकती है, तो ये डिफाइन नहीं किया गया है, मिनिमम 1/3 होना चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(घ) में पंचायत में आरक्षण का प्रावधान है। 243(घ)(3) के अनुसार पंचायत में न्यूनतम 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए। पंचायतों में महिला आरक्षण की अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है। देश के कई राज्यों में 50% या उससे अधिक पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। नेक्स्ट है पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण प्रदान करने वाला प्रथम राज्य कौन है, तो ये राज्य है बिहार। 2006 में बिहार द्वारा पंचायत में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया। ऐसा करने वाला बिहार जो है पहला राज्य है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 संबंधित है, तो 243 जो है पंचायतों के लिए निर्वाचन आयोग से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। 243 यानी कि 243 के, जिसमें एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है। यह एक संवैधानिक संस्था है। नेक्स्ट है राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति जो है राज्यपाल द्वारा की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 243(1) यानी 243(k)(1) के तहत पंचायतों के निर्वाचन के लिए राज्यपाल द्वारा निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट है राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तें और पदावधि अवधारित की जाती है किसके द्वारा, राज्यपाल द्वारा। राज्यपाल जो होता है राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्त और पदावधि अवधारित करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(2) यानी 243(k)(2) के तहत किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा व शर्तों और पदावधि राज्यपाल द्वारा अवधारित की जाएंगी। अगला क्वेश्चन है पंचायतों के निर्वाचन से संबंधित विधि बनाने का प्राधिकार किसके पास है, तो ये विधानमंडल के पास है। संविधान के अनुच्छेद 243(4) के अधीन इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों के निर्वाचनों से संबंधित सभी विषयों के संबंध में उपबंध कर सकेगा। राज्य निर्वाचन आयोग को किसके द्वारा कर्मचारी उपलब्ध कराए जाते हैं, किसके द्वारा कराए जाते हैं, राज्यपाल द्वारा। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर किसी राज्य का राज्यपाल उतने कर्मचारी उपलब्ध कराएगा जितने राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मांग की जाएगी। अगला क्वेश्चन है राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तों में नियुक्ति के पश्चात अलाभकारी परिवर्तन किसके द्वारा किया जा सकता है, तो ये ना तो विधानमंडल द्वारा, ना तो राज्यपाल द्वारा, ना तो मुख्यमंत्री द्वारा, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अलाभकारी परिवर्तन उसके नियुक्ति के बाद नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है राज्य निर्वाचन आयुक्त के संबंध में असत्य कथन बताइए, तो राज्य निर्वाचन आयुक्त एक संवैधानिक पद है, करेक्ट है। इसकी नियुक्ति विधानमंडल द्वारा की जाती है, तो ये गलत दिया गया है, तो यही सही हो जाएगा क्योंकि राज्यपाल करता है। तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं यह पंचायत संबंधी निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है, करेक्ट है। इसे राज्यपाल द्वारा कर्मचारी वृत्ति उपलब्ध कराए जाते हैं, तो ये भी सही है, तो गलत पूछा गया है, तो बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त के संबंध में सत्य कथन पहचानिए, सही कथन पहचानना है। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है, गलत है। दूसरा है राज्य निर्वाचन आयुक्त राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, ये भी गलत है। राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीत से और उन्हीं आधारों पर ही हटाया जाएगा
जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निर्वाचन आयुक्त को उसी विधि के द्वारा हटाया जा सकता है जिस प्रकार से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। उसकी सेवा शर्तों में नियुक्ति के बाद अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। राज्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाए जाने का प्रावधान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। नेक्स्ट है, राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यों में शामिल है, क्या शामिल है? पंचायत निर्वाचन नामावली तैयार करना, बिल्कुल। निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, ये भी सही है। निदेशक और नियंत्रण, ये भी सही है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। पंचायतों के निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण जो है निदेशन और नियंत्रण के लिए राज्य निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 243 के तहत गठित किया जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों के निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों का हस्तक्षेप वर्जित है? तो यह है 243 के तहत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत पंचायतों के निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप वर्जित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 243 की कोई बात अनुसूचित जातियों के आरक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से किस राज्य को लागू नहीं होगी? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे कोई भी अनुसूचित जाति नहीं रहती है। आप नीचे देख सकते हैं, अनुसूचित जातियों के लिए स्थानों के आरक्षण से संबंधित अनुच्छेद 243 की कोई बात अरुणाचल प्रदेश राज्य के लिए लागू नहीं होगी क्योंकि वहाँ पे अनुसूचित जातियाँ नहीं हैं। संविधान का अनुच्छेद 243 संबंधित है, तो किससे संबंधित है? पंचायत संबंधित भाग का कतिपय क्षेत्रों में लागू न होना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 यानी कि 243 के अनुसार पंचायत संबंधी भाग कतिपय क्षेत्रों में लागू नहीं हो सकता है। इन क्षेत्रों में नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर का पर्वतीय क्षेत्र और पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जिले का पर्वतीय क्षेत्र शामिल है। तो 243 यानी 243 के तहत कहाँ कहाँ पे नहीं पंचायती राज लागू होगा? तो नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर और पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जिले का पर्वतीय क्षेत्र। पंचायत संबंधी भाग 9 का विस्तार निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जा सकता है? किसके द्वारा? तो ये संसद द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत संसद विधि द्वारा इस भाग के उपबंधों का विस्तार अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों में कर सकती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में असद कथन है। तो राज्य निर्वाचन आयोग का अपना कर्मचारी वर्ग नहीं होता है। राज्य निर्वाचन आयोग के लिए कर्मचारियों की उपलब्धता मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। राज्य का विधानमंडल निर्वाचन संबंधी विधि बनाने में सक्षम है। राज्य निर्वाचन आयुक्त राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ये बी ऑप्शन यहाँ पे जो है गलत दिया गया है, तो यही सही हो जाएगा क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग के लिए कर्मचारियों की उपलब्धता जो है मुख्यमंत्री नहीं राज्यपाल द्वारा कराई जाती है। देख सकते हैं, संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार जब राज्य निर्वाचन आयोग ऐसा अनुरोध करे तब किसी राज्य का राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयोग की आवश्यकता अनुसार कर्मचारी वृंद उपलब्ध कराएगा। पंचायतों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कब से कराया जा रहा है? तो 1995 से कराया जा रहा है। पंचायतों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा वर्ष 1995 से कराया जा रहा है। पंचायत चुनाव संपन्न कराने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। तो देख सकते हैं आप, राज्यपाल सरकार द्वारा की जाती है, राज्य सरकार द्वारा पंचायत चुनाव संपन्न कराने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। तो ये राज्य सरकार द्वारा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा यथा अपेक्षित राज्य सरकार द्वारा नियुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंचायत राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन ग्राम पंचायतों की निर्वाचन नामावली तैयार करवाता है। पंचायत चुनाव के संचालन का पर्यवेक्षण कौन करता है? तो कौन करता है? तो ये जिलाधिकारी करता है। राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन रहते हुए जिला मजिस्ट्रेट जो होता है जिले में निर्वाचन के संचालन का पर्यवेक्षण करता है। अगला है, निर्वाचन अधिकारी रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति की जाती है।
तो जिला अधिकारी द्वारा की जाती है। प्रत्येक पंचायत क्षेत्र के लिए जिला मजिस्ट्रेट एक निर्वाचन अधिकारी यानी रिटर्निंग अफसर नियुक्त करेगा, जो राज्य सरकार का अधिकारी होगा। अगला है सहायक निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? तो ये भी जिला अधिकारी करता है। जिला अधिकारी किसी भी निर्वाचन अधिकारी को उसके कृत्यों के निष्पादन में सहायता करने के लिए एक या अधिक सहायक निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति करता है। अगला है पंचायत चुनाव के लिए मतदान स्थल का निर्धारण कौन करता है? तो ये निर्वाचन अधिकारी करता है। निर्वाचन अधिकारी जिसे रिटर्निंग ऑफिसर कहते हैं, जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति से प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान स्थल विनिर्दिष्ट करेगा, यानी मतदान स्थल का पहचान करेगा कि कहाँ पे मतदान स्थल कराया जाए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो सही सुमेल जो है मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्ति करता राज्य सरकार, बिल्कुल सही है। रिटर्निंग ऑफिसर ये गलत है कि रिटर्निंग ऑफिसर जो है जिलाधिकारी द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो है राज्य सरकार नियुक्त करती है, रिटर्निंग ऑफिसर जिलाधिकारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी भी जिलाधिकारी, मतदान अधिकारी जो है रिटर्निंग ऑफिसर जो है नियुक्त करता है। नेक्स्ट है पंचायत चुनाव के दौरान पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो निर्वाचन अधिकारी जो है पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति करता है। निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक मतदान स्थल के लिए एक मतदान अध्यक्ष यानी पीठासीन अधिकारी, तो मतदान अध्यक्ष होता है उसको पीठासीन अधिकारी कहते हैं, नियुक्त करेगा। एक ही व्यक्ति को एक से अधिक मतदान स्थल के लिए पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है, यानी एक ही व्यक्ति एक से अधिक जगह के लिए पीठासीन अधिकारी हो सकता है। यदि मतदान अध्यक्ष किसी कारणवश मतदान स्थल से अनुपस्थित हो तो उसके कृत्यों का संपादन कौन करता है? तो मतदान अधिकारी करता है। अगर मतदान अध्यक्ष वहाँ पे किसी कारणवश मतदान स्थल पर अनुपस्थित हो तो मतदान अधिकारी जो होता है उसका कार्य संपादित करता है। यदि पीठासीन अधिकारी मतदान अध्यक्ष किसी कारणवश मतदान स्थल से अनुपस्थित है तो उसके कृत्यों का संपादन निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियुक्त मतदान अधिकारी करता है। मतदान अधिकारी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये भी निर्वाचन अधिकारी के द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। निर्वाचन अभिकर्ता किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो निर्वाचन का उम्मीदवार जो है निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति करता है। डिटेल देखते हैं। निर्वाचन का उम्मीदवार लिखित में ग्राम पंचायत के किसी निर्वाचक को अपना निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है। इसकी सूचना निर्वाचन अधिकारी को दी जाती है। नेक्स्ट है मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो ये उम्मीदवार करता है। निर्वाचन लड़ने वाला उम्मीदवार या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ग्राम पंचायत के निर्वाचकों में से एक अन्य व्यक्ति को मतदान अभिकर्ता नियुक्त करते हैं। नेक्स्ट है पंचायत चुनाव में नियुक्त अधिकारियों का सही वरिष्ठतम क्रम है। तो निर्वाचन अधिकारी हो गया, सहायक निर्वाचन अधिकारी हो गया, पीठासीन अधिकारी हो गया और मतदान अधिकारी हो गया। ऑप्शन ए करेक्ट है। देख सकते हैं पंचायत चुनाव में नियुक्त अधिकारियों का वरिष्ठता क्रम इस प्रकार है: निर्वाचन अधिकारी, फिर सहायक निर्वाचन अधिकारी, नीचे पीठासीन अधिकारी, फिर मतदान अधिकारी। पंचायत चुनाव से संबंधित प्रतीकों की सूची संबंधी अधिसूचना कौन जारी करता है? तो यह राज्य निर्वाचन आयोग जारी करता है। राज्य निर्वाचन आयोग अधिसूचना द्वारा उन प्रतीकों को जिन्हें निर्वाचनों में उम्मीदवार चुन सकेंगे निर्दिष्ट करेगा। नेक्स्ट है मतदान स्थल पर नियुक्त अधिकारियों का वरिष्ठता क्रम बताइए। तो पीठासीन अधिकारी हो गए, मतदान अधिकारी हो गया, BLO हो गया। पंचायत चुनाव संपन्न कराने में मतदान स्थल पर नियुक्त अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन अधिकारियों का वरिष्ठता क्रम है पीठासीन अधिकारी हो गया, उसके बाद मतदान अधिकारी, उसके बाद BLO। मतदान स्थल में प्रवेश को कौन सुनिश्चित करता है? तो ये मतदान अध्यक्ष सुनिश्चित करता है, यानी कि पीठासीन अधिकारी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से असत्य कथन को पहचानना है। तो मतगणना और परिणाम की घोषणा का कार्य निर्वाचन प्रक्रिया का अंतिम स्तर होता है, बिल्कुल सही है। राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के क्रम में निर्वाचन अधिकारी मतगणना की तिथि जारी करता है, यह भी सही है। मतगणना की तिथि किसी भी स्थिति में परिवर्तित नहीं की जा सकती, ये गलत ऑप्शन है, इसलिए यही सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है सामान्यतः मतगणना का कार्य विकास खंड मुख्यालय परिसर में संपादित होता है, भी सही है। तो गलत पूछा गया तो ये C वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटेल देख लेते हैं।
यदि मतों की गणना के लिए नियत तिथि पर मत पेटिकाएँ निर्वाचन अधिकारी को प्राप्त न हो या किसी अन्य कारण से वह मतगणना कराने में असमर्थ हो तो वह राज्य निर्वाचन आयोग की अनुमति से मतगणना की तिथि परिवर्तित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतगणना को शांतिपूर्ण संपन्न कराने का उत्तरदायित्व किस प्राधिकारी का होता है? तो यह रिटर्निंग ऑफिसर का होता है। निर्वाचन अधिकारी यानी कि रिटर्निंग ऑफिसर का यह दायित्व है कि मतगणना को शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से संपन्न कराने हेतु पर्याप्त एवं कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रखे। नेक्स्ट है, मतगणना के दौरान सुरक्षा व्यवस्था का आकलन और निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो यह जिला पुलिस प्रमुख के परामर्श से जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा। मतगणना के दौरान सुरक्षा व्यवस्थाओं का आकलन और निर्धारण जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जिला पुलिस प्रमुख के विचार विमर्श द्वारा किया जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद सेकेंड पार्ट में बाकी हम लोग क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर का। तो देख लेते हैं। मतगणना के संबंध में सामान्य प्रक्रिया क्रमशः अपनाई जाती है। तो यहाँ पे मत पेटिकाओं की जांच बिल्कुल सही है। उम्मीदवारों द्वारा मत पेटिकाओं का निरीक्षण, ये भी सही है। मत पेटिकाओं में गड़बड़ी, ये भी सही है। उसके बाद गड़बड़ी की संबंध में टिप्पणी, उसके बाद मतगणना की गोपनीयता, ये क्रम में आपको करना है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मतगणना की सामान्य प्रक्रिया में मत पेटिकाओं की जांच, सबसे पहले मत पेटिकाओं की जांच होगी। उसके बाद उम्मीदवारों द्वारा मत पेटिकाओं का निरीक्षण, उम्मीदवार जो है मत पेटिका का निरीक्षण करेगा। मत पेटिकाओं में गड़बड़ी, कोई गड़बड़ी है तो बताएगा। फिर गड़बड़ी के संबंध में टिप्पणी और मतगणना की गोपनीयता सुनिश्चित रखी जाती है। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने 130 क्वेश्चन किया, टोटल 260 क्वेश्चन हैं इसमें। तो अगले पार्ट में हम लोग कंप्लीट करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।